आचार्य, उत्तर पूर्वी दिशा की ओर पहाड़ियों के उस पार 10 सहस्त्र कदम दूर उस गुप्त धन के स्थान से बाहर निकलने का द्वार है और वो मार्ग बहुत ही भयानक है आचार्य, और वहां से धन ले जाना और भी कठिन हो जाएगा। इसीलिए हम 2 टुकड़ियों में कार्य करें। एक टुकड़ी में होगे तुम, जो महल के भीतर से उस गुप्त धन को चुरा कर लेकर आओगे, और स्थूल, धूम और इंद्र उस पर्वत के निकट वाले द्वार पर तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे, ताकि धनानंद के चुराए हुए धन को बिना समय नष्ट किए वहां से बाहर निकाला जा सके। उचित है, आरंभ कर ही देते हैं धनानंद के अंत का। आज रात धनानंद के गुप्त धन को चुराकर हमारी क्रांति का प्रथम चरण सफल होगा। चंद्रगुप्त सीधे धनानंद के कक्ष में प्रवेश कर उस गुप्त मार्ग से तिजोरी तक पहुंचना संभव नहीं, क्योंकि उनके कक्ष के बाहर कड़ी सुरक्षा रहती है। इसलिए मुझे मां पद्मानंद की मूर्ति का ही मार्ग अपनाना होगा, और वहां दोबारा पहुंचने के लिए मेरी योजना की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी होगी राजकुमारी धुरधरा। सबसे पहले ये सुनिश्चित करूंगा कि राजकुमारी धुरधरा अपने कक्ष में नहीं, शिप्रा के कक्ष में उसके साथ हो, और तब मां की सहायता से अपनी योजना का दूसरा चरण आरंभ करूं। कोई बचाओ, राजकुमारी धुरधरा के कक्ष में आग लगी है। ये हुआ कैसा? राजकुमारी धुरधरा के कक्ष में आग लग गई है, शीघ्र अग्नि बुझाओ। धुरधरा के कक्ष में आग? जाओ जाओ जाओ, अरे जाओ। धुरधरा, धुरधरा! भाई, सुनो जी महामहिम। तुम दोनों सम्राट पद्मानंद की मूर्ति की सुरक्षा के लिए तैनात थे ना, तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो तुम दोनों? वो हम राजकुमारी जी की सुरक्षा के लिए ही जा रहे थे। उनके कक्ष में आग लगी हुई है। हमें एक सैनिक ने आकर कहा वहाँ होना हमारा अति आवश्यक है। ठीक है, जाओ। कौन हो सकता है वो सैनिक? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त। आंख में उंगली। मुंह में आग। महामहिम, ये वेशभूषा स्वर्गीय सम्राट महापद्मानंद जी के कक्ष में मिली है। किंतु उस कक्ष में जाने की अनुमति तो किसी को भी नहीं है। उस कक्ष के सैनिक कहां थे? कदाचित उन्हीं में से कोई गया होगा। क्षमा करें सम्राट, हम यहाँ हैं। एक सैनिक ने हमें आकर बताया राजकुमारी की सुरक्षा के लिए हमारी यहाँ आवश्यकता है। अर्थात आग लगी नहीं, लगाई गई है, ताकि वो मेरा ध्यान भटकाकर मेरे अवश्य कोई चोर है मेरे कक्ष में। तोड़ दो इसे। अद्भुत, तुमने कर दिखाया मित्र। ये समय उत्सव मनाने का नहीं है सूर। धनानंद किसी भी क्षण यहाँ आता ही होगा। हमें शीघ्रता से काम लेना होगा।
क्या हुआ चंद्र? अचानक तुम चुप क्यों हो गए? सब कुछ हो गया, किंतु अब तक मैं पहले का अंतिम भाग नहीं बूझ पाया हूँ। 1.5 घड़ी की बात हो, इसका क्या अर्थ हो सकता है? एक एक करके समस्याओं का हल ढूंढते हैं। सबसे पहले हमें इस धन को उन बग्घियों पर चढ़ाना होगा, इससे पहले कि वो क्रूर सम्राट धनानंद यहाँ आ जाए। ठीक है। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है मित्र कि तुम पहेली के अंतिम भाग का भी हल शीघ्र ही ढूंढ लोगे। आओ ये धन बग्घियों पर चढ़ाते हैं। ठीक है। डेढ़ घड़ी की बात हो, क्या अर्थ है इसका? कुछ तो है जो मुझसे छूट रहा है। डेढ़ घड़ी की बात हो, अर्थात ये भगवान, ये तो समय का संकेत है। अर्थात ये द्वार 1.5 घड़ी में बंद होने वाला है। शीघ्र करो मित्रों, हमारे पास अधिक समय नहीं है। मित्र थोड़ा सा ये द्वार बंद हो रहा है, शीघ्र चलो। नहीं, इतनी दूर तक आए हैं तो सब कुछ लेकर ही जाएंगे। एक संदूक क्या, एक सिक्का तक नहीं छोड़ूंगा मैं। उस धनानंद का सब कुछ लेकर जाऊंगा मैं यहाँ से। मेरा धन, भागो। ये तुम्हारे पतन का प्रारंभ है धनानंद। स्मरण करो हमारी अंतिम भेंट। उस दिन मैं धरा पर गिरा हुआ था और तुम अट्टहास लगा रहे थे। अब जब कभी मन में अखंड भारत का ज्वर उठे तो इस अपमान के साथ ये स्मरण कर लेना कि तेरे अखंड भारत के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा मैं हूँ। मगध है, कोई विदेशी नहीं। आज तुम धराशायी हो, मेरे समक्ष अपने घुटनों के बल पर हो। तब तुमने मेरी तुलना माटी के एक छोटे से कण से की थी। तुम्हारा धन चोरी करना मैंने तुम पर प्रथम प्रहार किया है धनानंद। और अब सज्ज रहना, क्योंकि भविष्य में निरंतर तुम पर ऐसे अनेकों प्रहार होंगे और फिर धीरे धीरे अंत हो जाएगा तुम्हारे काले साम्राज्य का। यदि कुछ शेष रह जाएगा तो केवल तुम्हारे खोखले अहंकार के अवशेष। चाणक्य में सुनिए काका, ये सब यहाँ क्या हो रहा है? सम्राट को उस व्यक्ति का पता चल गया है जिसने उनके धन को चुराने में मगध के विरोधियों की सहायता की। अब वो उस दोषी को मृत्यु दंड देने जा रहे हैं।
दासी का आपकी गुप्तधन को चुराने से कोई संबंध नहीं है सम्राट। किंतु तुम्हारा इसके साथ कोई विशेष संबंध अवश्य है। मुझे विश्वास था, पूर्ण विश्वास था कि तुम अवश्य आओगे। तुम्हारे पास सूर्यास्त तक का समय है। यदि तुम उस चाणक्य को यहाँ पर लाने में सफल हुए तो ठीक, अन्यथा मैं तुम्हें शतरानी की चिता जलाने का अवसर अवश्य दूंगा। आचार्य, चंद्र, तुम्हें कैसे पता चला कि हम तुम्हें यहाँ मिलेंगे? क्योंकि अब ये भी मेरी भांति ही सोचता है। परंतु तुम इतने हतप्रभ क्यों हो चंद्रगुप्त? वो मेरी माँ धनानंद ने उन्हें बंदी बना लिया है और उसने कहा है कि यदि सूर्यास्त तक मैं आपको उसकी सम्मुख न ले जाऊं तो वो मेरी माँ को मार देगा। तो क्या तुम मुझे बंदी बनाने आए हो? नहीं आचार्य, मैं तो बस अपनी माँ को मुक्त कराने की योजना लेकर आया हूँ, जिसकी सफलता आपके बिना संभव नहीं है। मैत्रेयी ने संदेश भेजा है। वो मगध से बाहर जाने के लिए मेरी अनुमति चाहती है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि वो तुम्हारी इस योजना से अनभिज्ञ है, जिससे केवल एक ही निष्कर्ष निकलता है कि तुम्हारी योजना तुम्हारी मां को मुक्त कराने की नहीं, मुझे बंदी बनाने की है। मेरी माँ की मुक्ति का मार्ग आपके बंदी बनने से ही खुलेगा आचार्य। मुझे क्षमा करें, किंतु यदि मैं अपनी माँ को ही नहीं बचा पाया तो मुझे नहीं लगता कि मैं मगध की और अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए स्वयं को समर्थ पाऊंगा। इसलिए अपनी ही दृष्टि में स्वयं की योग्यता को प्रमाणित करने के लिए मुझे अपनी माँ को बचाना ही होगा आचार्य। मुझे आपको धनानंद को सौंपना ही होगा। घटनाक्रम मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण होने का प्रारंभ है धनानंद, और साथ ही आरंभ होती है यात्रा तुम्हारी राजा से राज्य बनने की। तुम्हारा धन चोरी कर मैंने तुम पर प्रथम प्रहार किया है धनानंद। आओ चाणक्य, तुम्हारे अंत की शुरुआत हो चुकी है।
मैं विष्णुगुप्त चाणक्य ये प्रतिज्ञा लेता हूँ, तुम्हें मगध के सिंहासन से उखाड़ फेंकूंगा, अखंड भारत की रचना कर भावी सम्राट लाऊंगा। चाणक्य, कहाँ है तुम्हारा वो भावी सम्राट? कहीं दिख नहीं रहा। कदाचित भयभीत हो गया मुझसे। ये दासी जीवित रहकर इतनी हानि नहीं पहुंचाएगी जितनी मृत्यु के पश्चात। अभी के लिए इसका जीवित रहना ही श्रेष्ठ होगा। मुक्त कर दो इस दासी को। लज्जित हूं मैं। आज एक मां को बचाने के लिए तुमने मातृभूमि के साथ विश्वासघात किया। ये सर्व को बचा तो लिया, लेकिन लज्जा से झुका भी दिया। चाणक्य, मैंने बहुत समय लगाया है सोचने में कि तुम्हें किस प्रकार की मृत्यु दूं, और बहुत सोचने विचारने के पश्चात मैंने निर्णय लिया कि जिस स्तर में व्याप्त बुद्धि ने मेरे विरुद्ध इतने षड्यंत्र रचे, उसे चीर दिया जाए। चीर दो इसको। रुकी सम्राट। सम्राट, तुम्हारा इतना दुस्साहस इतने महत्वपूर्ण कार्य के मध्य टोका तुमने। क्षमा चाहता हूं सम्राट, किंतु टोकरी में कोई धन नहीं। क्या? उन टोकरी में कोई धन नहीं था सम्राट, और जब हमारे सैनिकों ने वो टोकरियां खोली तो वो लोग वहीं के वहीं मर गए। किंतु ये हुआ कैसे? जानना चाहते थे ना किसका चुनाव किया है मैंने तुम्हारे पतन के लिए? कौन होगा अखंड भारत का भावी सम्राट? तो सुनो धनानंद, मेरा शिष्य भी मेरी ही भांति हठी है, और उसके प्रयास तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वो तुम्हारा अंत नहीं कर देता। जाओ, तुम्हारे पतन की उल्टी गिनती आरंभ हो चुकी है धनानंद। मृत्यु तुम्हें तब तक प्राप्त नहीं होगी जब तक तुम्हारा वो भावी सम्राट और अपना धन मैं ढूंढ नहीं लेता। कठोर कारावास में डाल दो इस चोर चाणक्य को।